नमस्कार। ज्ञान सौर कोचिंग सेंटर के माध्यम से संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द ज्ञान सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, इसमें प्रकाश लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, इसमें गोलीय दर्पण के सामने अगर किसी बिंदु को वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हम कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए किरण आरेख को खींचने के लिए, उसके प्रतिबिंब की प्रकृति को बताने के लिए हमने 4 कंसेप्ट जाना था। यानी कि 4 प्रकार के किरण आरेख, यानी कि 3 बिंदु होता है गोलीय दर्पण में, एक ध्रुव, एक वक्रता केंद्र और एक फोकस। तो इनसे हो करके प्रकाश किरणें जब जाएंगी तो किस प्रकार के परिवर्तन को दिखाएंगी। यह चारों प्रकार के प्रकाश किरणों की स्थिति को, परिस्थिति को हम लोग जाने थे चित्र के माध्यम से, किरण आरेख के माध्यम से। अब उन्हीं चारों स्थिति को लेकर के हम लोग गोलीय दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में रखे गए वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे एवं उस प्रतिबिंब के प्रकृति का निर्माण करेंगे, निर्धारण करेंगे, बताएंगे कि क्या प्रकृति है। सबसे पहले हम यह जाने कि वह 4 जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको पहले हम लोग जान ले कि यह क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं कि वह 4 किस प्रकार की प्रकाश किरणें आती हैं जो गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होती है। पहला प्रकाश किरण, यदि गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है तो गोलीय उस वस्तु से निकला हुआ प्रकाश किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह प्रधान मुख्य फोकस से जाता है या मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। मुख्य फोकस जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में स्थित होता है। इसके अलावा इसका अगर रिवर्स हम देखें कि यदि कोई प्रकाश किरण आपको कहीं से आ रहा है या किसी बिंब से आ रहा है, अगर मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। इसके अलावा अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। और जो तीसरा पॉइंट ध्रुव है, अगर ध्रुव से कोई प्रकाश किरण टकराता है तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित हो जाता है। इन 4 प्रकाश किरणों में से किसी भी 2 प्रकाश किरण को लेकर के गोलीय दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखे गए वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब का रचना कर सकते हैं, उसका किरण आरेख खींच सकते हैं। अब हम जानेंगे कि उन सारे स्थितियों में रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख हम कैसे खींचेंगे। जो नए इस चैनल पे आए हैं, जो नए चैनल के वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्हें यह वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लगता है कि हमको लाभ होगा, हम अच्छा कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और तभी आप वीडियो से आप कुछ सीख पाएंगे, लाभ ले पाएंगे यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको लाभ मिल सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण में कितने स्थितियों में हम रख सकते हैं वस्तु को और उसके द्वारा कैसे हम प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। पहले तो हम यह जानेंगे कि गोलीय दर्पण के सामने कितनी स्थिति में वस्तु को रखा जा सकता है। देखिए, अब पहले ही बताइए कि गोलीय दर्पण कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहले स्थिति जानिए कि कितने स्थिति में वस्तु को हम रख सकते हैं और कहां कहां रख सकते हैं। जैसे देखिए, हम बना रहे हैं, आप बताएंगे कि यह कौन सा दर्पण है। यह क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये तो हो गया अर्ध गोलाकार पारदर्शक पदार्थ। अब दर्पण बनाएंगे, है ना। दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं बताइए? एक उसके किसी भाग को हम कलई कर देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि इसके एक पार्ट को हम कलई कर दिए, लेप कर दिए। अब बोलिए, अब यह कौन सा दर्पण है? अब दर्पण बन गया, अवतल दर्पण हो गया। अब वस्तु को किधर रखते हैं पहले बताइए? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वस्तु को रखते हैं परावर्तक सतह की तरफ। उसको बताने से पहले हम यहाँ पर गोलीय दर्पण में आने वाले सभी पदों को निर्धारित करेंगे। अब जैसे यह पूरा अभिमुख होता है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? ध्रुव होगा। अभी जिस गोले से लिया गया है उसका केंद्र क्या कहलाएगा? इसका वक्रता केंद्र। इससे हो करके जाने वाली एक रेखा खींच लिए,
इस रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। और इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में जो होगा उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। यही 3 इसके पद होते हैं। यह फोकस को निर्धारित करने के लिए, इसका स्थान निर्धारित करने के लिए ही एक हमने थ्योरम भी प्रूव किया हुआ है, जो कि मुख्य फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को स्थापित करता है, यानी कि F बराबर R/2। यानी कि हमने बताया था कि वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी पर क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। अब देखिए, यह 3 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर पहले किस किस स्थिति में हम वस्तु को रख सकते हैं, उसको जानने से पहले किरण आरेख के माध्यम से हम यह जानेंगे कि प्रकाश किरणें अपना दिशा कैसे निर्धारित करती है अलग अलग बिंदुओं पर। जानते हैं, समांतर आएगा तो कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से। अगर वही मुख्य फोकस से होकर के जाता है तो क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के सब एक ही मुंह में दिखाते हैं, है ना। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा तो क्या होगा? जैसे जाएगा वैसे ही मूल रास्ते से लौट आएगा। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव से आके टकराता है तो क्या होगा? परावर्तन के नियमों का, यानी कि जितना आपतन कोण बनाएगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते वापस। बस यह 4 हो गया। ये अगर 4 को समझ रहे हैं तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सामान्यतः विद्यार्थी उसको याद कर जाते हैं। अच्छा, ये वो प्रकाश किरण ऐसे आता है, वो ऐसे आता है, तो अब कितना आप याद रखिएगा। अगर आप इस 4 को समझ लेते हैं तो कहीं से बिंदु को उठाइए और प्रतिबिंब का निर्माण कर लीजिए, है ना। कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अन्यथा आपको बहुत सारी परेशानियां होने वाली है कि आपको ये किताब में ऐसे दिया हुआ है, हम ऐसे बना रहे हैं, हो सकता है कि हमारे द्वारा बनाया गया किताब की किरण रेखा से टैली ना भी करे, है ना। लेकिन प्रतिबिंब कहां बनेगा इस बात का हमको ध्यान रखना है ना। तो अब देखिए, ये तो हो गया। अब समझिए पहले कि इसकी स्थिति क्या होगी, मैंने कहां कहां हम वस्तु को रख सकते हैं। यह ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। इधर हमको रखना है। बताइए, एक हम कहां रख सकते हैं? एक रख सकते हैं हम अनंत पर। कहां रख सकते हैं? अब अनंत पर कहने का मतलब आसमान में जब आप तारे को देखते हैं, हम पूछे बताइए कि आप तारे को देख रहे हैं, उसका प्रतिमा आपकी आंख में बन रहा है, तारा यहां से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? अनंत दूरी पर है, उसका दूरी आपको पता नहीं है। तो हम पहली बार यानी कि वस्तु को कहां रख सकते हैं? अनंत पर रख सकते हैं, अनंत की स्थिति पर रख सकते हैं। अब उस अनंत से जब आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा बताइए? वक्रता केंद्र मिलेगा। अनंत से आगे बढ़ेंगे तो वक्रता केंद्र मिलेगा, उसके बीच का भी तो कोई स्थिति मिलेगा ना। अब हम कहते हैं कि मोतिहारी जाएंगे तो कहां हमको रुकना है? अपने घर पे, तो बीचों में तो कुछ आता है ना, यानी कि उसके बीच का भी एक स्थिति होगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी वस्तु को हम रखते हैं। एक क्या स्थिति हो गया बताइए? एक अनंत पर का स्थिति हो गया पहला। दूसरा स्थिति कहां हो गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा आगे बढ़ेंगे तो कहां रख सकते हैं वस्तु को? वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। उसके बाद कहां रख सकते हैं? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अच्छा, बीच और मध्य समझते हैं ना? बीच में या मध्य में समझते हैं नहीं समझते हैं? मध्य मतलब हो गया, जैसे ध्यान दीजिएगा, यह हमने रेखा खड़ी लिया ए, है ना। यहां पर हम ले लिए सी, यहां पर ले लिए डी, यहां पर ले लिए ई, यहां पर ले लिए एफ, यहां पर जी, यहां पर एच। हम कहेंगे कि ए और बी के बीच में सी डी ई एफ जी एच बिंदुएं शामिल हैं, ठीक। और ई हम कहेंगे कि ए और बी के मध्य में बिंदु एफ, यानी मध्य का मतलब हो गया कि जिसके मध्य में आप कह रहे हैं दोनों ओर से उसका दूरी समान होना चाहिए, है ना। और बीच का मतलब हो गया कि दूरी समान हो चाहे नहीं, उसके अंतर्गत होना चाहिए, उसी के अनुदिश होना चाहिए, उसके अंडर में होना चाहिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, हम बीच कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मध्य नहीं होता है ना। अगर कोई मध्य लिखा रहा है, मध्य दिया हुआ है, तो मध्य नहीं होता है, उसके बीच में होता है। यानी कि कहीं भी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी हो, है ना।
उसके लिए यह स्थिति होगा। फिर अब मध्य क्या होता है, मध्य बीच में होता है कि नहीं होता है, मध्य को बीच कह सकते नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। बीच में है तो इसको मध्य में नहीं कह सकते हैं, लेकिन मध्य में है तो उसको बीच में कह सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं, इसको समझ करके खुद से आप समझ करके बता सकते हैं। इसके बाद कौन सा स्थिति होगा बताइए, मुख्य फोकस पर। उसके बाद कौन सा स्थिति होगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के, है ना। और उसके बाद कौन सा होगा, ध्रुव पर, यानी कि दर्पण पर आ जाएंगे। तो दर्पण के लिए हम नहीं बनाते हैं, दर्पण पे जब रखेंगे तो उसी आकार का, उसी के समान, उसी जगह पे वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, सीधे कह देते हैं, है ना। इसलिए उस स्थिति को नहीं पढ़ते हैं। यानी कि हमको प्रतिबिंब बनाना है अवतल दर्पण में कितने स्थिति में, 6 स्थितियों के लिए। यानी कि 6 स्थिति में रखे गए वस्तु या बिंब के लिए अवतल दर्पण में हमको प्रतिबिंब का निर्माण करना है। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत। अब देखिए, अगर हम यही उत्तल दर्पण बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल हो गया। यह ध्रुव होगा, वक्रता केंद्र होगा, मुख्य फोकस होगा। किधर रखेंगे, इधर की इधर, इधर रखेंगे, है ना। अब इधर रखेंगे तो अब यहां पर किस स्थिति में, कितने स्थिति बनेगा बताइए। एगो अनंत पर होगा, तो पहला स्थिति अनंत पर, वो हमको दूरी पता नहीं होता। दूसरा कौन स्थिति होगा बताइए, अनंत और ध्रुव के, और तीसरा स्थिति ध्रुव पर, जिसका हम को नहीं पढ़ते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण में कितने स्थिति वस्तु को रख सकते हैं, 2 स्थिति, 3 कहा हुआ, 2, कितने स्थिति। अब इसी बात को कुछ गुरुजी लोग बता देता है कि इसमें भी 5-6 गो स्थिति, कुछ लोग करा भी देता है ना, बात को काट भी देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। याद रखेंगे, आप समझ भी सकते हैं, है ना। क्या इधर हम रखेंगे वस्तु को, कलाई वाले भाग की तरफ रखेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्या के लिए हम लोग पढ़े इसको, प्रतिबिंब निर्माण के लिए। प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर परावर्तक सतह होगा, यानी कि वैसा परावर्तक सतह जो प्रकाश किरणों के भाग को रिफ्लेक्ट करेगा, मैक्सिमम पार्ट को, वही ना दर्पण कहलाता है। तो वह परावर्तक होगा, अच्छा परावर्तक सतह होता है, उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इधर वस्तु को नहीं रखते, और इधर रखेंगे तो कितनी स्थिति में रखेंगे, सिर्फ 2 स्थिति में। किसमें, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण कितनी स्थिति में रखेंगे, 6। देखिए, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए आपके बोर्ड पर जितना बात दिया हुआ है, यही महत्वपूर्ण है जानना सबसे पहले। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, दिक्कत है। 4 को सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वस्तु से, बिंब से निकली हुई प्रकाश किरणें कैसे परावर्तित होती है, तो कैसे उसकी दिशा होती है, मतलब परावर्तन के बजाय उसकी दिशा कैसी होती है। पहला, मुख्य फोकस से, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। कोई दिक्कत, जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, अगर मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण जाएगी तब क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तब क्या होगा, जैसे वह आएगी दर्पण से टकराएगी और उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तीसरा हो गया। चौथा, अगर ध्रुव से आकर के टकराएगी तब क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए, यानी कि जितना आपतन कोण वह बनाएगी उतना ही परावर्तन कोण बना करके वो वापस। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी। अगला, अब अगला पॉइंट हमको पढ़ना है कि अब अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कहां कहां वस्तु को रख सकते हैं, कहां कहां कितनी स्थिति में रख सकते हैं, 6 स्थिति में रख सकते हैं। फिर और कहां उत्तल दर्पण कितनी स्थिति में रख सकते हैं, 2 स्थिति। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम प्रतिबिंब बनाना शुरू करते हैं। इसमें भी आप जानते हैं कि अगर प्रकाश किरणें प्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है कि उल्टा होता है, उल्टा होता है। और आपको वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है कि नहीं उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे कि कहां पर बनेगा या इसके अलावे उसका आकार कैसा होगा, ये सब हम लोग किरण आरेख में देख करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देखिए,
गोलिया दर्पण, गोलिया दर्पण, गोलिया दर्पण के सामने, गोलिया दर्पण के सामने विभिन्न स्थिति में, विभिन्न स्थिति में रखे गए, रखे गए वस्तुओं, वस्तुओं के प्रतिबिंब निर्माण के लिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख खींचे, किरण आरेख खींचे, किरण आरेख खींचे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, पाला अवतल दर्पण में हम काम करते हैं। पाला देखिए, जब वस्तु या बिंदु कहां हो, बोले अनंत पर हो, कहां हो, अनंत पर। ठीक है, पहला तरीका हम बना रहे हैं, ध्यान से समझिए कैसे पहले हम दर्पण को बनाते हैं। तो पहले दर्पण का पूरा फेस बना देंगे, अभिमुख बना देंगे, फिर उसके बाद क्या निर्धारित करेंगे, ध्रुव। उसके बाद क्या निर्धारित करेंगे, वक्रता केंद्र। उसके बाद प्रधान, और ठीक इसके बीच में क्या होगा, मुख्य। हो गया। अब अनंत पर रहेगा तो हमको तो पता नहीं है कि उसका आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, तो हम मान लेते हैं कि कहीं अनंत पर है। तो अनंत पर अनंत से आती प्रकाश किरणें को हमेशा क्या करते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर लेते। समांतर प्रकाश किरण आ रहा है, कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा, है ना। समांतर आएगा, कहां जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा। ठीक है। अब इसी को आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। अनंत पर है, अनंत पर हमको स्थिति पता नहीं है, तो हम अनंत से मान लिए कि समांतर प्रकाश किरण आ रहा है और आने के बाद टकराएगा तो कहां जाएगा। अब आपको पता है कि बिंब से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। कहां मिल रहा है दोनों प्रकाश किरण, बोलिए, मुख्य फोकस यानी कि एफ पर मिल रहा है ना। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर। प्रत्यक्ष मिल रहा है कि अप्रत्यक्ष मिल रहा है, प्रत्यक्ष मिल रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। और वस्तु के सापेक्ष इसका आकार कैसा है, एकदम नगण्य, एकदम नगण्य। जैसे देखिए, अनंत पर है तारा, तारा तारा ऐसा माना जाता है, ऐसा खगोल शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि तारे का जो आकार है ना, वो आपके पृथ्वी के आकार से भी बड़ा है लगभग, या पृथ्वी के आकार के अकॉर्डिंग है, लेकिन छोटा कोई नहीं है। लेकिन यहां से देखने पर हमको कैसा प्रतीत होता है, एकदम छोटा बिंदु के समान दिखाई देता है ना। तो अनंत पर के रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंदु के आकार। देखिए यहां से, यही ना मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की ऊंचाई को हम निर्धारित करेंगे तो कैसा बना हुआ है, एकदम अत्यंत ही छोटा बिंदु के समान। बात समझ आ रही है। और देखिए,
या ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस हो गया। मान लेते हैं कि ऐसे हम लिए एक समांतर आया, कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से। फिर एक और समांतर ले लिए रेखा, कहाँ से ऊपर जाएगा, मुख्य फोकस से, है ना, या एक से गया, है ना। अब देखिए, अब यहां पर भी देख लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, मुख्य फोकस में मिल रहा है, तो फिर वही होगा। अब इसके लिए निष्कर्ष देते हैं, इसमें क्या हम करेंगे। निष्कर्ष क्या होगा बताइए। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के सापेक्ष नगण्य एवं मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितना पूछता है। ऐसे ही तो नहीं पूछता है जनरल एग्जाम में, लेकिन पूछेगा प्रकृति। प्रकृति पूछेगा तो क्या बताएंगे, वास्तविक है कि आभासी है। क्या बताएंगे, वास्तविक है कि आभासी है। तो क्या बताएंगे यहाँ पे, वास्तविक। इसके बाद आकार पूछेगा, तो आकार क्या है, नगण्य, बिंदु के समान, है ना। स्थान पूछेगा, कहां पर, मुख्य फोकस पर, है ना। और वह उसका पूछेगा कि यह कैसा बन रहा है, सीधा और उल्टा बन रहा है ना, वस्तु के सापेक्ष, है ना। उसकी स्थिति तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसमें यहां पर जब समांतर आएगा तो यह दोनों प्रकाश के मुख्य फोकस से जाएंगी, जहां पर मिलता है वहीं उस दिए गए वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। इसके बाद अभी और 5 को स्थिति है, उसके लिए भी हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। अब इस बाकी शेष बचे प्रतिबिंब के निर्माण को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।